Hello student, welcome to Storyline Education and today we are going to cover class 12 English Flamingos book chapter 2 जिसका नाम है Lost Spring Stories of Stolen Childhood। इसके ऑथर हैं अनीस चंग जो बोर्न हुए थे 1964 में राउरकेला में एंड उन्होंने अपना पूरा चाइल्डहुड और एडोलेसेंस हैदराबाद में स्पेंड किया था। इन्होंने अपना एजुकेशन हैदराबाद से और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से किया है। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। इनके दोनों ही पेरेंट्स जो थे वो राइटर्स थे, मतलब मम्मा पापा दोनों। अनीस चंग बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया। अनीस चंग ने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एक राइटर के रूप में इंडिया में। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर। ये कई न्यूज़पेपर के लिए लिख भी चुकी हैं और एडिटर भी रही हैं न्यूज़पेपर की इन एडिटर एंड इंडिया और अब्रॉड में एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स और इन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी हैं। ये जो चैप्टर है ये हमें इनकी एक बुक का नाम जिसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग है उसी से ये चैप्टर दिया गया है निकाल के, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड की बुक से। यहाँ इस चैप्टर के अंदर ये एनालाइज करती है ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। मतलब कि इनके इस चैप्टर में ये बताया जाएगा, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, मतलब कि वो बचपन जिनका छिन गया हो। किनका बचपन छिन था? जो कि बहुत ज़्यादा गरीबी में, जो स्कूल नहीं जा पा रहे, जो खेल नहीं पा रहे, जिनके पास सारे साधन नहीं हैं, उनका ही तो बचपन छिनेगा ना। तो यहाँ पे ये चैप्टर उसी के बारे में एनालाइज करेगा कि किस तरह से गरीब बच्चों का जीवन जो होता है ना वो एक्सप्लॉइट होता रहता है और वो किस तरह से अपना का पूरा जो चाइल्डहुड है वो एक्सप्लॉइटेशन में ही लूज़ कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर लुकिंग दिस चैप्टर आप ये वर्ड्स देख लीजिए। लुकिंग फॉर स्लॉग देयर, डे लाइट आवर्स, रूफ ओवर हिज हेड, प्रीपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, डार्क हटमेंट, इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड। और चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर आप इनके आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं तो देखिए क्या इनके मीनिंग आपको पता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कई बार मुझे गार्बेज में पैसे मिल जाते थे। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। तुम्हें ऐसा क्यों करते हो? मैंने साहब से पूछा हर सुबह जब वो गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के गार्बेज का जो कूड़ा का घर होता है वहाँ पे जाकर गोल्ड के लिए सर्च करता था। अब यहाँ पे देखिए कौन सी चीज़ कौन किससे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑथर जो अनीस चंग है वो पूछ रही हैं साहेब से। साहेब एक रैक पिकर है जो कूड़ा कचरा उठाता है। तो वो उससे कह रही है कि तुम ये रोज़ कूड़ा कचरा क्यों उठाते हो? क्योंकि वो हर सुबह को साहिब जो होता था ना वो उनके नेबरहुड के गार्बेज डंप्स में गोल्ड सर्च करने के लिए चला जाता था। अब ये गोल्ड क्या है यहाँ पे? ये गोल्ड यहाँ पे मनी से है, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड का मतलब गोल्ड सोने से नहीं, गोल्ड का मतलब मनी की कुछ 5-10 रुपये जो उनको मिल जाए जिससे उनका पूरा डे चल जाए। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहेब अपना घर बार बहुत पहले छोड़ चुका था। सेट अमिट्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। साहेब का घर जो था वो ढाका के हरे हरे मैदानों के बीच में था। ढाका जो आज बांग्लादेश की कैपिटल है। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। उसका घर अब तक ऐसा नहीं हो चुका था कि वो अपने घर को पूरी तरह से भूल चुका है। इतने सारे दिन हो गए उसे छोड़े हुए, बट फिर भी बहुत टाइम हो चुका था। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे। अच्छा, वो वहाँ से अपना घर क्यों छोड़े थे? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे तूफान बाढ़ की वजह से उनका घर जो था और फील्ड्स थे वो पूरी तरह से ड्रोन हो गए थे और स्वेप्ट अवे बह चले थे। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसे उसकी माँ ने बताया था। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसी वजह से उन्होंने ढाका को छोड़ दिया था। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और इसीलिए वो गोल्ड सर्च करने के लिए बड़े बड़े शहरों में आ गए अब जहाँ वह रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। वो अब साहेब का जो अनीस जंग ने क्वेश्चन पूछा था कि तुम ये क्यों करते हो कूड़ा कचरा उठाने का काम, तो अब साहेब उसको रिप्लाई करता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। ही मटर्स, वो बड़बड़ाता है। लुकिंग अवे, दूर देखते हुए। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली। तो वो ऑथर कहती है कि मैंने उससे कह दिया कि अच्छा तो तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, ऐसे ही आधे मजाक में। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, लेकिन फिर मुझे तुरंत ही यह महसूस होता है कि मेरी जो ये सलाह है ये कितनी ज़्यादा खोखली है। क्योंकि जहाँ ये रैक पिकर बच्चा जिसे खाना भी नसीब नहीं होता, जो यहाँ पे कूड़ा कचरे में पैसे वगैरह ढूंढने आता ताकि इसका एक दिन का खाना कुछ चल जाए, एक वक्त की रोटी चल जाए, वो मैं उसे स्कूल जाने को कह रही हूँ। कितनी अजीब बात है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। तो इसमें साहिब क्या कहता है कि मेरे स्कूल के क्या मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, अगर वो हमारे लिए स्कूल बनाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? तो आई आस्क हाफ जोकिंग, येस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली। तो जब ऐसा साहिब बोल रहा होता है ना कि जब स्कूल बनेगा तब मैं ज़रूर जाऊँगा, अभी तो कोई स्कूल नहीं है, तो मजाक मजाक में अनीस जंग क्या कह देती हैं, अच्छा अगर मैं स्कूल खोलूँगी तो तुम आओगे? तो वो कहता है हाँ, पर फिर वो कहता है कि फिर वो कहती हैं कि वो बहुत ही मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। उसके कुछ दिनों बाद वो देखती है कि जब अनीस जंग वहाँ पे आ रही होती है ना तो जो साहिब है वो बहुत दौड़ के जल्दी जल्दी भागकर उनके पास आता है और वो उनसे पूछता है आके, इज़ योर स्कूल रेडी? क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से। तो वो जो अनीस जंग होती है वो कुछ सोचनी बोलना शब्द रह जाती है कि क्या पूछ लिया इसने। तो वो उसको कहती है स्कूल बनने में टाइम लगता है। बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है उन्हें ये कहते हुए कि मैंने इस बच्चे से ऐसा प्रॉमिस कर दिया जो मैं कभी पूरा ही नहीं कर सकती, बट प्रॉमिस इज़ लाइक माइन। लेकिन वो कहती हैं कि ऐसे प्रॉमिस तो इनके साथ बहुत ही किए जाते हैं। इनके धुंधले से वर्ल्ड में ये प्रॉमिस भरे हुए हैं, झूठे प्रॉमिस। इनसे कई लोग ऐसा वादा करते हैं कि इनकी लाइफ को अच्छा बना देंगे, अच्छा कर देंगे, बट सब बस झूठ बोलकर चले जाते हैं। तो उनको भी एम्बैरसमेंट फील होती है और वो बस इतना कह देती हैं कि स्कूल बनने
होने में टाइम लगता है। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। बहुत महीनों तक उसे जानने के बाद अनीस जंग कहती है कि मैंने उससे उसका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट वाज योर नेम। तो साहिब उनसे कहता है कि साहिब आलम। ही अनाउंसेस ही डज़ नॉट नो व्हाट इट मीन्स। शायद साहिब को इसका मतलब नहीं पता था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वह इसका मतलब जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, साहिब मतलब लॉर्ड, ए आलम मतलब ऑफ द यूनिवर्स, तो जो यूनिवर्स का लॉर्ड है उसका वो मतलब होता है साहिब आलम का। तो उसके नाम से तो पूरा का पूरा विश्व संसार का जो स्वामी होता है वो दिखाई देता है। बट क्या कहते हैं, साहिब को इसका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं पता। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और अगर उसको मीनिंग पता चल जाता है तो शायद उसे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि वो एक लॉर्ड नहीं था। अनअवेयर ऑफ वॉट इज नेम रिप्रेजेंट, अपने नाम के मतलब से अनजान, ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता रहता था। आर्मी ऑफ बेयरफुट इन्हें इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सारे नंगे पैर रहते थे। अब गरीब बच्चे तो इनके पास चप्पल तो होते नहीं थे, तो सुबह सुबह ये निकलते थे कूड़ा वगैरह चुनने के लिए, और इनकी ये भीड़ धीरे धीरे करके दोपहर तक गायब हो जाती थी। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। महीनों के अंदर जब मैं इनके साथ रहने लगी, इनसे मिलने लगी, तो मुझे मैं इन सबको पहचानने लगी। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, तो एक दिन मैंने उनसे पूछा तुम सब चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। तो एक बच्चा कहता है कि मेरी मम्मी उसे शेल्फ के ऊपर से उतार कर नहीं देती। इवन इफ शी डिड विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। तो वो ऐसा कह देता है, फिर सब हंसने लगते हैं। उसके बाद दूसरा बच्चा कहता है दूसरे बच्चे ने ऐसे शूज़ पहने रखे होते हैं जो मैच ही नहीं करती है। तो जब उसके शूज़ के ऊपर वो कमेंट करती है तो वो कुछ नहीं कहता, बस अपने पैरों को पीछे खींच लेता है। आई वॉन्ट शूज़ से द थर्ड वर्ड। और वहीं तीसरा बच्चा कहता है कि मुझे शूज़ चाहिए, मेरे पास कभी भी एक पेयर ऑफ ऑल, अपनी पूरे लाइफ में मेरे पास एक पेयर ऑफ जूते नहीं थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। तो सिटीज़ में ट्रैवल करते हुए मैंने बहुत सारे बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है ऑन विलेज रोड्स पे। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पैसों की कमी के कारण है, बट अ ट्रेडिशन। पर इनका एक ट्रेडिशन बन चुका है खाली पैर रहना। एक का एक्सप्लेनेशन था ये, अनीस जंग नहीं कह रही, इनमें से एक बच्चा कह रहा था। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे प्रीमेच्योर स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो अनीस जंग को बहुत हैरानी होती है कि बच्चे अपनी गरीबी को छुपाने के लिए कितने अच्छे एक्सक्यूज देते हैं, कितने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। I remember a story man from Udupi once told me as a young boy he would go to a school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at a temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and temple, which was now drowned in air of desolation. In the backyard where lived in the new place, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived painting and threw his school bag on a folding bed. अब यहाँ पे कहती कि मुझे याद है एक कहानी उदीपी की। एक बार क्या हुआ था, एक छोटा सा बच्चा मंदिर के पास आकर, इसके पापा जो थे पुजारी थे मंदिर के, और उस मंदिर में ही आकर वो प्रे करता था कि हे भगवान मुझे एक जोड़ी जूते दिलवा दो। 30 साल बाद जब वो कहते हैं कि मैं उस दोबारा में से उस गांव में गई, उस टेंपल में, तो अब वो गांव पूरी तरह से वैसा नहीं था, पूरी तरह से डूब चुका था हवा में, डिसोलेशन में, इन द बैकयार्ड। लेकिन वहाँ पे मंदिर था, और उसके बैकयार्ड में जहाँ पे वो नया प्रीस्ट रहने लगा था, वहाँ पे देयर वर रेड और वाइट और रेड कलर के चेयर्स पड़े थे प्लास्टिक के। वहाँ पे एक यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म में आया, जिसने सॉक्स और शूज़ पहन रखे थे, और उसके बाद रिमेंबर द प्रेयर, और भगवान के पास वो प्रे करके चाहता है कि हे भगवान आखिरकार मुझे जूते मिल गए, लेट मी नेवर लूज देम, का आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसे कभी ना खोऊं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और आखिरकार गॉडेस जो इनकी प्रेयर्स जो थी सुन लेती है। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वो शूज़। अब जो यंग बॉयज़ हैं, छोटे बच्चे हैं, वो प्रीस्ट के तरह, प्रीस्ट के जो बच्चे पहले मांगते थे शूज़ उनकी तरह अब वो सच में शूज़ पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर, लेकिन फिर भी बहुत सारे हैं रैक पिकर्स के बच्चों की तरह, लाइक साहिब और उसके फ्रेंड्स अब भी जो है शूलेस है, जिनके पास शूज़ नहीं है। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैक पिकर लीड्स मी टू सीमापुरी। अब वो कहती हैं कि मेरा परिचय जो था इन रैक पिकर से मुझे सीमापुरी तक ले जाता है, एक प्लेस जहाँ पे जो कि दिल्ली की बाउंड्री से लगा है, फेरी से, फिर भी उससे मीलों दूर है। मेटाफोरिकली यहाँ पे ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, देखिए मेटाफोरिकली जो है एक वो क्या कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच है, जिसका इस्तेमाल यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए किया गया है, विदाउट यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों के बीच में, उसे हम मेटाफोर कहते हैं, मेटाफोर कहते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या है कि रैक पिकर्स, वो बोल रहे हैं कि रैक पिकर्स से जो उनका परिचय है उनको वहाँ दिल्ली की फेरी में लेके जाता है, जो कि दिल्ली में ही है, लेकिन वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, फिर भी वो दिल्ली के लोगों से, मतलब जो लोग वहाँ के शहरी हैं, जिनके पास सब कुछ है, उन रैक पिकर से तो बिल्कुल ही अलग है, इसलिए वो कहने की दूर है इनसे बहुत। नाउ दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश। वो कहती हैं कि यहाँ पे जो सीमापुरी से जो लोग आए हैं, क्या कहते हैं, सीमापुरी में जो लोग रहते हैं वो बांग्लादेश से आए हैं 1971 में। 1971 में पता है हमें लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश करके हमने जो वॉर की थी पाकिस्तान के साथ। अब साहिब स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। साहिब फैमिलीज अमंग देम। अब साहिब की फैमिली भी उनमें से एक है जो बांग्लादेश से आई है, हमने देखा था ढाका से आए हैं वो। सीमापुरी जो है ना वो इज़ ना वाइल्डनेस, पूरी की तरह से एकदम जंगली सा था। इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। सीमापुरी पहले भी जो था एकदम वैसा जंगली टाइप सा कूड़े कचरे से भरा था, अभी वो वैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, कीचड़ में, रनिंग
ड्रिंकिंग वाटर्स हैं, छत नहीं, किसी के घरों की छत पक्की नहीं है, टिन और टारपेलिन की छतें हैं, सीवेज नाले वगैरह खुले पड़े हैं, ड्रेनेज है, वाटर इधर से उधर जा रहा है, और दसों हज़ारों रैक पिकर्स वहाँ पे रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन, वो वहाँ पे 30 सालों से भी ज़्यादा रह रहे हैं, बिना किसी आइडेंटिटी, बिना किसी परमिट्स के, बिना राशन कार्ड्स के, जिसका वो बेनिफिट ले सकें, जिसके आधार पे वो वोट कर सकें। उनके पास सॉरी विदाउट परमिट, बट उनके पास सिर्फ राशन कार्ड्स हैं जो कि उनके नेम और वोटर लिस्ट इन पे मदद से वो अपना खाना ले लेते हैं। फूड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइवल के लिए, तो एंड ऑफ द डे वो उन सबका यही क्या कहते हैं वो लेना देना होता है कि हम एट द लास्ट सर्वाइवल के लिए अपने पेट के अंदर खाना डाल सकें। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी स्टमक वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड दैट गिव। तो वो कह रहे हैं कि सीमापुरी से क्या कहते हैं बांग्लादेश से वो लोग इसीलिए आ गए कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो एक टाइम का भी खाना मिल रहा है, हमें खाना मिल रहा है, तो उस ज़मीन से अच्छी तो वो ज़मीन है ना जहाँ पे आके हमें खाना तो मिल रहा है, वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलता, तो अपने घर का क्या करते हैं, हम सिर्फ नाम का अपना घर होता। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रीन। सी अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, जो वहाँ पे जो वुमेन का ग्रुप बैठा हुआ था जो कि फटी साड़ी पहन के रखी थी, वो लोग ये बोल रहे थे कि हम ऐसे फील्ड में रह सकते हैं जो हमें खाना दे रही है बजाय उसके जो कि हमें कुछ भी नहीं देता। सब वहाँ पे मैंने उनसे पूछा कि दे लेफ्ट द ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड रिवर, और ये सब उन्होंने कब आंसर दिया, जब उनसे अनीस जंग ने पूछा था कि आप अपने हरे भरे घर को छोड़कर क्यों आ गए मैदानों और नदियों को। तो वेरेवर वो कहती हैं कि वो जहाँ पे भी खाना फाउंड करते हैं वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं, अपना टेंट बना लेते हैं, वहीं अपना घर बना लेते हैं, चिल्ड्रन वहीं पे बड़े होते हैं पार्टनर्स इन सर्वाइवल में, और फिर सर्वाइवल इन सीमापुरी। और सीमापुरी में जीने का मतलब है कि रैक पिकिंग करना, अगर तुम्हें अपना पेट पालना है तो तुम्हें रैक पिकिंग कूड़ा कचरा उठाने का काम करना पड़ेगा, कबाड़ी वाले का काम करना पड़ेगा। थ्रू द ईयर इट हैज़ एक्वायर्ड अ प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइनाइट, सालों सालों में वहाँ सीमापुरी के लोगों के लिए एक आर्ट की तरह बन जाता है। गार्बेज उनके लिए गोल्ड बन जाता है क्योंकि उनमें उन्हें कई बार कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जो उनके काम आ जाती हैं। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी डेली का खाना देती है उनको, और रूफ एक छत देती है उनके घर में, भले ही वो टूटी फूटी ऊपर देती तो है ना, इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले ही ये चूती हुई छत हो, मतलब कि जो क्या कहते हैं जो पानी जहाँ से निकलता है ना उसको कहते हैं, तो वो लीकिंग रूफ देते हैं। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, पर एक चाइल्ड के लिए और भी ज़्यादा क्या कहते हैं उससे भी बढ़कर है। आई समटाइम फाइंड, मतलब जिसके बच्चे की छत पे सर पे कोई भी छत नहीं है उसके लिए ये छत तो बहुत मायने रखती है। आई समटाइम फाइंड अ रुपी, मुझे कई बार वहाँ पे पैसे भी मिल जाते हैं, इवन 10 रुपये का नोट भी मिला है, साहिब ने चमचमाती हुई आंखों से कहा। व्हेन यू फाइंड सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्काउंजिंग, और वो यहाँ पे कहती हैं कि अगर आप एक बार सिल्वर का सिक्का भी अगर गार्बेज में पा लेते तो फिर आप वहाँ पे ढूंढना बंद नहीं करते, तो वो नोट उनके लिए वैसा ही था, एक आशा की किरण। इट सीम्स देम फॉर चिल्ड्रन गार्बेज, यहाँ पे ऐसा दिखाई देता पड़ता था कि जो ये कूड़ा कचरा है ना ये बच्चों के लिए जो सिर्फ है ना वो उनके पेरेंट्स से एक डिफरेंट मीनिंग का नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। फॉर द चिल्ड्रन, मतलब जो पेरेंट्स के लिए जो मतलब है उन कूड़े कचरे का वो बच्चों के लिए नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब बच्चों के लिए तो वो एकदम रैप्ड इन वंडर, मतलब वहाँ पे बहुत सारे वंडर्स होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ जरूर नया मिल जाता है, तो वो उनके लिए गेम टाइप का वंडर टाइप का हो गया। बट उनके पेरेंट्स के लिए तो ये कूड़ा कचरा चुनना या फिर ये ऐसे रैक पिकिंग का काम जो है ये मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, जीने का एकमात्र सहारा है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सुबह को, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, मैंने साहिब को खड़ा हुए देखा नेबरहुड क्लब के जो वहाँ पे बैडमिंटन खेलने वाला क्लब था उसके बाहर। वॉचिंग टू यंग मैन, वो देख रहा था कि दो वाइट ड्रेस में पहने दो आदमी जो थे बच्चे जो थे वो खेल रहे थे टेनिस। तो साहिब कहता है कि आई लाइक द गेम, लेकिन कंटेंट टू वॉच इट तो उनके लिए तो ये सर्वाइवल का है। अब वो कहती हैं कि वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग। अब वो कहता है कि मुझे ये गेम पसंद है, पर वो उसे बाहर से ही संतोष करके देख रहा होता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, अब साहिब कहता है कि मैं वहाँ जाता हूँ अंदर जब वहाँ कोई नहीं होता। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट मी यूज़ अ स्विंग, जो गेट कीपर है मुझे झूले पे झूलने देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, साहिब ने खुद भी टेनिस के शूज़ पहने थे, बट वो बहुत ही अलग लग रहे थे उसके कपड़ों से, क्योंकि उसके कलर जो थे कपड़े जो थे वो बहुत ही डल से थे, एकदम शाइनी नहीं थे, लेकिन वो जूते थोड़े शाइनी से थे और उसके जूते जो कपड़े से मैच नहीं खा रहे थे। समवन गेव दैम टू मी, साहिब कहता है कि ये जूते मुझे किसी ने दिए थे, वो एक्सप्लेनेशन करते हुए बताता है। शायद किसी रिच बॉय ने उसमें एक होल हो गया था, इस वजह से उन जूतों को फेंक दिया था, क्योंकि सिर्फ उसमें एक होल था। लेकिन ये बात उसको साहिब को बिल्कुल परेशान नहीं करने वाली थी, क्योंकि जिसके पैर में एक भी जूते नहीं हो, कभी जूते फटे हुए भी ना पहने, तो उसके लिए तो ये जूते बहुत ही अच्छे थे, जो हमेशा नंगे पैर घूमे। उसके लिए तो एक ड्रीम कम ट्रू था शूज़ लेने का। बट अ गेम ही इज़ वॉचिंग सो आइडेंटिटी इज़ आउट ऑफ हिस्ट्री, लेकिन वो जो गेम वो देख रहा था बहुत ही ज़्यादा इंटेंशनली, कि उसे वो गेम बहुत ही पसंद था, बट वो उसकी पहुंच से बहुत बाहर था। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे, इस सुबह साहिब अपने रास्ते में था, अपने मिल्क बूथ के रास्ते में। अब अगली सुबह जब अनीस देखती है ना तो वो देखती हैं कि साहिब आज कुछ अलग ही है। वो मिल्क बूथ के पास खड़ा है, उसके हाथ में स्टील का कैनिस्टर है, और वो जो एक टी स्टॉल के लिए काम कर रहा है रोड पे, उसे 800 रुपये मिल जाते हैं, और उसको सारा खाना वगैरह भी मिल जाता है। बट क्या उसे ये जॉब पसंद है, मैंने उससे पूछा, तो उसके फेस से अब जो वो पहले वाली चार्म थी, वो जो केयर फ्री लुक था, कि मतलब भले ही वो रैक पिकिंग करता था पर अपनी मर्ज़ी का मालिक रहता था, अपने मन से जहाँ चाहे वहाँ जाता था, घूमता था। बट ये स्टील कैनिस्टर उसके हाथ में बहुत ही भारी लग रहा था।
उसके लाइट शोल्डर पे, उसके हल्के कंधों पे ये बहुत बोझ डाल रहा था। वो बैग उसका था, बट ये कैनिस्टर जो था, वो रैक पिकिंग का बैग तो उसका था, पर ये जो कैनिस्टर था ये किसी और आदमी का था जो उसका ओनर बन चुका था। अब जो साहिब था वो अपने मन का मालिक नहीं था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब हम मुकेश की स्टोरी देखेंगे, जिसके बारे में भी अनीस जंग जी ने ही लिखा है। अब देखिए, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। इसमें जो इसका जो मेन कैरेक्टर है ना वो है मुकेश। मुकेश जो है ना वो अपने मास्टर मतलब अपना खुद का मालिक बनने में ज़्यादा विश्वास रखता है। वो कहता है कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? तो अनीस जंग उनसे पूछती है क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? तो वो कहता है नहीं, पर मैं सीख लूँगा। एकदम सीधा, उसकी आंखों में चमक दिखाई देती है, वो सीधा सीधा आंखें मिलाते हुए बोलता है एकदम। हिज ड्रीम्स लुक लाइक अ मिराज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज डाउन फिरोजाबाद। अभी मिराज क्या होता है कि रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है, वहाँ कहीं पानी नहीं होता, पर ऐसा भ्रम होता है लोगों को कि वहाँ पे पानी है जंगल रेगिस्तान के बीचों बीच। तो वैसा ही आंखों में ड्रीम, उसकी आंखों में वो ड्रीम भी थी मिराज की तरह लग रहा था इन धुंधली गलियों में फिरोज़ाबाद की, क्योंकि वहाँ पे भी सारे गरीब लोग रहते हैं। तो वहाँ पे तो जो काम करते होंगे वो भी बैंगल्स बनाने का काम, फिरोज़ाबाद फेमस था बैंगल्स बनाने के लिए, तो पूरा फिरोज़ाबाद यही काम करता था। उसके बीच में बस एक ये मुकेश निकल कर आता है, वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो वहाँ पे एक धुंध की तरह ये एक सपना लग रहा था। हर फैमिली फिरोज़ाबाद में जो थी वो बैंगल मेकिंग में लगी हुई थी। ये जो था ना इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, मतलब शीशों के जो सारे सामान बनाए जाते हैं वो यहीं पे उसी ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर था, जहाँ पे फैमिलीज़ अपनी जनरेशन स्पेंड कर देती थी फर्नेसेस में काम करने में, आग की भट्टियों में, जहाँ पे वो ग्लास वेल्ड करती थी, उससे चूड़ियाँ बनाते थे सारी वुमेंस के लिए जितनी भी इस लैंड में दिखाई देती हैं, वो सारी वुमेन वगैरह भी। ठीक है, मुकेश फैमिलीज अमंग देम, मुकेश की परिवार भी उन बैंगल बनाने वालों में से एक था। किसी को भी काम पता नहीं था कि चिल्ड्रन के लिए ग्लास फर्नेसेस में काम करना विद हाई टेम्परेचर, छोटे छोटे डिंजी सेल्स, मतलब छोटे छोटे एकदम डार्क रूम्स में रहना, बिना एयर के, बिना लाइट के, उनको बिल्कुल भी नहीं पता था। एंड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000। अगर उनको पता होता कि ऐसा कोई लॉ है तो वो 20,000 बच्चों और मुकेश को उस चीज़ों से, उस हॉट फर्नेसेस से बाहर निकाल देता जो कि उनकी ब्राइटनेस को, उनके आइज़ के छीनते जा रहे हैं। मुकेश की आइज़ बीम एज इज़ वॉलंटियर टू टेक मी होम। मुकेश की जो आँखें हैं वो चमचमाती है, वो कहता है, वो मुझे अपने घर ले जाना चाहता है, घर दिखाने के लिए। वो कहता है कि मेरा घर दोबारा बन रहा है, हम दोनों पतली पतली संकरी गलियों से, छोटी छोटी गलियों से, कूड़े कचरे भरी गलियों से धीरे धीरे करके निकलते हैं, जहाँ पे टूटे फूटे घर हैं, दीवारें हैं और कोई भी खिड़कियाँ वगैरह नहीं हैं। इस तरह से वो उन सारी चीज़ों को पार करते हुए, जहाँ पे फैमिली, ह्यूमन और एनिमल्स के सब चलते चलते मुकेश के घर के पास रुकते हैं। अब जो है वहाँ पे एक आयरन का गेट लगा हुआ होता है। क्या कहते हैं, मुकेश जो है अपने पैरों से लात मार कर खोल देता है। वो दोनों ही जो है हाफ बिल्ड शैक, मतलब आधे रेनोवेट हो रहे हुए घर में घुसते हैं, जो कि डेड ग्रास से बना होता है। फायरवुड की स्टोव वहाँ पे लगी हुई होती है, जिसमें एक लार्ज वेसल चढ़ा हुआ होता है, पतीला, जिसमें क्या कहते हैं पालक के पत्ते उबल रहे होते हैं। ऑन द ग्राउंड पे जो एक बड़ा सा एल्यूमिनियम का प्लेट रखा होता है जिसमें कटी हुई सब्जियां रखी रहती हैं। एक फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग फॉर इवनिंग मील। फ्रेल मतलब अभी छोटी सी यंग सी वुमेन जो होती है, मतलब काम के बोझ से ऐसी दबी दबाई सी लगती है, वो जो है खाना शाम का तैयार करी होती है होल फैमिली के लिए। उसकी आंखें स्मोक से भरी रहती है, फिर भी वो स्माइल करती है अनीस को देख के। वो जो होती है वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ रहती है। नॉट मच ओल्डर नहीं है वो, साल में बहुत बड़ी तो नहीं होती है, बट उसको एक बहू की रिस्पेक्ट मिलने लगी होती है, डॉटर इन लॉ होती है उस घर की वो। और उसको जो वो 3 लोगों की उसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, उसके पति की, मुकेश की और उसके फादर की। अब जब ओल्डर मैन एंटर करते हैं, शी जेंटली विड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन। अब जब पापा आते हैं मुकेश के, तो मतलब वो एकदम सर पे पल्लू वल्लू लेके पीछे चले जाते हैं, जैसे घरों में नहीं होता था पहले के। तो एज कस्टम डिमांड, जैसे रीति रिवाजों में लिखा गया है, डॉटर इन द लॉ को व्हील मतलब अपने पर्दे से अपने चेहरे को ढककर रखना चाहिए बड़ों के सामने। इस केस में एल्डर इज़ एन इम्पोवर्स्ड बैंगल मेकर। अब यहाँ पे जो बड़ा है वो एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। बहुत सारे हार्ड लेबर के बाद, सालों के हार्ड लेबर के बावजूद भी, एज अ पहले एक टेलर के रूप में, फिर बैंगल मेकर के रूप में, वो एक घर को रेनोवेट करवाने में बहुत मतलब वो भी कामयाब नहीं हो पाया। अब 2 बच्चों को वो स्कूल भी नहीं भेज पाया। जितना वो कर सका कि उनके लिए क्या कहते हैं, वो उसने जो जिसके पास जो सारी चीज़ें थी वो सिखा पाया। मतलब बैंगल मेकिंग का जो आर्ट था बस उसके पास वही था, और उसके पास अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं थे, उनको कुछ देने के लिए पैसे नहीं थे। बस जो आर्ट उसे बैंगल मेकिंग का आता था, जिससे उसे खाना नसीब हो जाता था, वो उसने अपने बच्चों को सिखाया। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर। अब उस मुकेश की जो दादी माँ है वो कहती है कि ये तो उसके करम है, उसकी डेस्टिनी। हु हैज़ वॉच हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिसने कि अपने पति को, अब ये जो बूढ़ी माई जो ऐसा कह रही है, उनके पति भी ब्लाइंड हो चुके थे, अंधे हो गए थे इन ग्लास ऑफ बैंगल्स के फर्नेसेस में काम कर करके, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही वो रूम्स होते हैं ना, लाइट भी कम होती है और आग की वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है। तो फिर वो कहती है कि कैन अ गॉड गिवन लीनियज एवर बी ब्रोकन। तो वो कहती है कि क्या भगवान का लिखा कोई मिटा सकता है, टाल सकता है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ अ बैंगल मेकर, दे हैव बीन सीन नथिंग बट बैंगल। एक बैंगल मेकर की कास्ट में जन्म लेने के कारण उन लोगों ने चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा था। घरों में, आंगनों में, हर जगह सिर्फ और सिर्फ फिरोजाबाद की स्ट्रीट में गोल गोल चूड़ियाँ, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, ये सारे कलर्स के नाम हैं।
सारे के सारे रेनबोज के भी 7 कलर। लाइज इन माउंटेन अनकेम्प्ट यार्ड, यार्ड में ऐसे ही पड़े रहते थे ढेर के ढेर। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील, और उसके बाद हैंड कार्ट्स में भर के जो थे उसको नैरो लेन से अपने टाउन्स में ले जाया जाता था, फिर हर्ट्स में ले जाया जाता था, जहाँ पे ऑयल के की लैम्प के आगे सब मिलकर बॉय गर्ल फादर मदर पूरी की पूरी फैमिली मिलके उन ग्लासेस को जोड़कर वेल्ड करके एक बैंगल्स बनाती थी। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उनकी आंखें रोशनी के मुताबिक अंधेरे में ज़्यादा ढल गई थी। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, इसीलिए कई बार वो अंदर ही बैठे बैठे मतलब बनाते बनाते अपनी आंखों की साइड खो देते थे और रोशनी उनको ज़्यादा चुभती थी और बड़े होने से पहले उनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी। सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रैपिंग ड्रेस, सविता वहीं पे एक हल्के धब्बे से मतलब भद्दे से पिंक कलर के कपड़े में डल से एकदम अलॉन्ग साइड एल्डरली वुमेन के खड़ी रहती हैं, वो भी ग्लास को जोड़ने का काम कर रही होती है। उसके हाथ एक मशीन की तरह चल रहे होते हैं। इफ़ शी न्यूज़ द सैंक्टिटी, अब वो सोचती है अनीस जब वहाँ पे खड़ी खड़ी कि क्या इस लड़की को जो चूड़ी बनाने में ये हेल्प करी उसकी पवित्रता के बारे में पता है। इट सिम्बलाइज, ये इंडियन वुमेन का सुहाग होती है, वो एक शगुन को शो करती है मैरिज के, ये जो चूड़ियाँ होती हैं। इट विल ड्रॉ ऑन हर सडनली वन डे विद अ हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड व्हील, ये एक दिन उसे जब ये चूड़ियाँ उसके हाथ में आएंगी और उसके सर पे जो क्या कहते हैं जो व्हील होगा और उसके हाथों में जब मेहंदी लग जाएगी तब एक ब्राइड के रूप में इसी चूड़ियों को पहन के वो चली जाएगी। तो क्या ये उस सुहाग की निशानी को समझती है। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जैसे कि वो बूढ़ी औरत जो बगल में बैठी है वो भी कई साल पहले दुल्हन बन चुकी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी उनकी कलाइयों में चूड़ियाँ हैं, बट नो लाइट इन हर आइज़, पर उनके आँखों में कोई भी रोशनी नहीं है। एक वक्त सेर भर खाना भी नहीं खाया, अब वो बहुत ही डर्न्ड वॉइस काँपती हुई आवाज़ में कहती है कि एक वक्त का हमने पेट भर कर खाना भी नहीं खाया, उनको क्या कहते हैं टाइम का भी खाना नसीब नहीं होता पूरा। व्हाट शी हैज़ रीप्ड, तो फिर भाई उनके पति ने क्या ही कमाया है पूरे जीवन भर जब उनको एक वक्त का खाना भी नहीं नसीब होता। उनके पति कहते हैं कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ और जानता भी नहीं, मैंने जो भी किया अपने कमाए से वो बस अपनी फैमिली के लिए घर बना दिया रहने के लिए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हियरिंग हिम वंडर इफ़ शी हैज़ अचीव व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन द लाइफ टाइम, तो ये सब सुन के आश्चर्य में अनीस जंग कहती हैं कि अच्छा तो ये वो चीज़ है जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते और उन्होंने अचीव कर लिया। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, कि उनके सर पर एक छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, यही चीज़ वहाँ पर पूरी चल रही थी। यंग मैन इको द लैमेंट, जो बड़े बड़े लोग थे वो अपने क्या कहते हैं आवाज़ों से बात कर रहे थे, अपने दुख दर्द को सुना रहे थे। लिटिल हैज़ मूव टू टाइम, छोटे छोटे भी बड़े हो रहे थे, सब के सब उसी बैंगल मेकिंग के काम में लगे थे। ईयर्स ऑफ ईयर्स जो थे सब अपनी एबिलिटी और इनिशिएटिव को किल कर रहे थे वहाँ पे चूड़ियाँ बना के। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, अब यहाँ पे अनीस जंग उनसे कहती है कि आप लोग अपने आप का एक ग्रुप क्यों नहीं बना लेते और जाके फिर क्या कहते हैं जो आपके फादर्स वगैरह फोर फादर जो बीच में व्यापार वगैरह करने में आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है ना इतना ज़्यादा, तभी इस आपका व्यापार वगैरह अच्छा नहीं हो पाता, तो आप लोग ऑर्गेनाइज होकर क्यों नहीं लड़ते हैं उन सारे मिडल मैन से जो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाते हैं तो हम उनमें से एक होंगे जो कि पुलिस के थ्रू पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, जेल में घसीटे जाएंगे, कि हमें ये बोल के कर दिया जाएगा कि तुम ही लोगों ने गलत किया, तुम चोर हो या तुम लोगों ने इलीगल काम किया है। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कैन हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, वो कहती हैं कि वहाँ कोई लीडर नहीं है जो उनको चीज़ों को दूसरी तरह से दिखाने में मदद कर सके, वो कोई भी वहाँ पे ऐसा नहीं है। देयर फादर आर टायर्ड, उनके पिता ऐसे ही टायर्ड है जैसे कि वो हैं, वो एक एंडलेस इन अ स्पायरल, एक ऐसे घेरे में फंस चुके हैं गरीबी के जहाँ से निकलना कोई वो बात नहीं है और जिससे वो सीधा लालच या फिर अन्याय के क्या कहते हैं घेरे में चले जाते हैं। लिसनिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, तो इन लोगों को सुनकर मैंने 2 डिफरेंट वर्ल्ड देखे। एक तो फैमिली का जो कि एक पॉवर्टी में गरीबी में जाल में फंस चुकी है, बर्डन्ड है कास्ट के स्टिग्मा से और जिसमें वो जन्म ली हैं, और सर्कल ऑफ साहूकार की वजह से एक्सप्लॉइट हो रही है, मिडल मैन वगैरह की वजह से, पुलिस मैन, कीपर ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट, IAS IPS पॉलिटिशियन, ये सब जो है उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये सब मिलकर जो है द चाइल्ड ही कैन नॉट पुट डाउन, एक बच्चे पे ऐसा बोझ डाल रहे हैं जो वो कभी नहीं उठा सकता। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली, और इससे पहले कि वो अवेयर हो पाए इन सब चीज़ों के बारे में, उससे पहले ही ये नेचुरली ही वो चीज़ एक्सेप्ट कर चुका होता है कि वो एक स्लेव है या फिर वो उसकी डेस्टिनी यही है, वो उससे बाहर नहीं निकल सकता और अगर कुछ करेगा तो उसे इलीगल बोला जाएगा या जेल में डाला जाएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और अगर आप कुछ और यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हो बैंगल बनाने के अलावा, मतलब आपका जो कास्ट है आप उससे अलग करने की कोशिश कर रहे हो या कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हो या क्या कहते हैं एंड अपोज करने की कोशिश कर रहे हो उन मिडल मैन को, तो आप इसका मतलब है कि आप डेयर कर रहे हो, कुछ हिम्मत कर रहे हो, और डेयरिंग जो है उनके ग्रोइंग अप का पार्ट नहीं होती यहाँ के लोगों का, इन गरीब लोगों का। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, लेकिन इन सब धुंध के बीच में जब मैंने मुकेश की आंखों में वो एक रोशनी, उम्मीद की चमक देखी ना, वो कहते हैं ना कि अंधेरे में राह दिखाने के लिए केवल एक ही जुगनू काफ़ी होता है, तो वैसे यहाँ पे वो बोल रही हैं कि उसकी आंखों में जब मुझे एक छोटी सी चमक भी दिखाई दी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो उसे बढ़ते हुए मैंने देखा, मैं खुश हो गई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मुकेश कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ही रिपीट्स ही विल गो टू अ गैरेज
आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, उसने दोबारा से बोला मुकेश ने। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, उसने कहा कि मैं एक गैरेज जाऊँगा और वहाँ सीखूंगा, पर गैरेज मेरे घर से बहुत दूर है, लेकिन मैं वहाँ फिर भी पैदल चल कर जाऊँगा। क्या तुम अब यहाँ पे नीचे से पूछती है क्या तुम्हारे एक प्लेन उड़ाने का भी सपना है? तो वो अचानक से शांत हो जाता है और कहता है नो, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, धरती को देखते हुए कहता है नहीं। इन दिस स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, तो उसकी इस छोटी सी बुदबुदाहट में एक छोटी सी एम्बैरेसमेंट होती है, शर्म आ जाती है उसे, और वो मतलब वो पछतावे की नहीं होती, बट फिर भी एक रिग्रेट सा होता है, क्या कहते हैं कि एक वो होता है ना कि नहीं हम इतना मैंने जो ड्रीम देखा है वो ही बहुत बड़ा है, तो ये तो मेरे लिए असंभव सी है। तो वो अपने ड्रीम ऑफ कार्स को लेकर तो वो अपने कार के ड्रीम्स को लेकर ही बहुत खुश है, बस उसे और कुछ नहीं चाहिए। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, कुछ एरोप्लेन्स उड़ते हैं फिरोज़ाबाद के ऊपर, पर उसका वो ड्रीम नहीं है। तो इस तरह से हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये चैप्टर की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस तरह से हम इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।